queries and suggestion other points with due to permission of chairman sir or principal sir. Now I requested to invite Mrs. Samita Malik ma'am for the parents appeal. आप सभी छात्रों को अच्छे से सुनेंगे, कुछ अच्छाई ऐसा ना करके कुछ पोलाइट होकर आप उस बात को बताइए ताकि बच्चा वो बात को अच्छे से सुने, क्योंकि आपकी हमेशा कंप्लेंट रहती है कि बच्चे को घर में बात ही नहीं सुनते। तो मेक सोचें कि जब आप उसको दूसरे वे को समझाइए तो वो जरूर आपकी बात को सुनेगा। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट, ज्ञान अच्छे स्कूल भेजना चाहिए कि बच्चों द्वारा नियमित रूप से काम किया जाता है, करना चाहिए। पढ़ाई में बच्चे के प्रगति से जुड़ी किसी भी कठिनाई नहीं है। खुद को शामिल ना करें, संबंधित कार्यालय या व्यक्ति से मिले। कृपया हमारे सभी स्कूल कार्यों के लिए उपस्थिति अनिवार्य है। अपने वार्ड को घर से ले जाने की अनुमति तो आप देख सकते हैं। थाना, तहसील, कैटेगरी जो भी आपका है उसमें आप उसको कॉलम को फिल कर दीजिएगा। अगर बच्चा भी है उसके साथ साथ हमारे यहाँ हाउस एक्टिविटीज भी होती है, तो दोनों एक्टिविटीज पूरे साल चलेंगी। तो इस मंथ की जो एक्टिविटी बच्चे श्रेष्ठ एक्टिविटी है, लिटरेचर क्लब एक्टिविटी, दिया मेकिंग एंड थाली डेकोरेशन एक्टिविटी, अगेन हेरिटेज क्लब एक्टिविटी, रंगोली कॉम्पिटिशन। कि हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा अभिभावकों को जोड़े और अपने जितने भी विद्यालय से संबंधित जितने भी आगामी योजनाएं हैं, चाहे शिक्षा की बात हो या शिक्षात्मक या फिर शैक्षणिक गतिविधियां, अशैक्षणिक गतिविधियां, विद्यालय से संबंधित जितने भी पाठ्यों के लिए आवश्यक गतिविधियां हैं, सभी गतिविधियों की जानकारी हम क्रमशः आपको प्रदान करने की कोशिश करें। समय समय पर ऐसे अवसर होते रहे हैं। आपको मैं पहले एक जानकारी और प्रदान कर दूं कि इससे पहले हमने कल ही एक 2 केस की मीटिंग आयोजित की है, जिसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के अंग्रेजी माध्यम का पाठ्यक्रम प्रथम चरण में किया है मीटिंग, और कल दूसरी तारीख में अपराह्न 12 बजे से 2 बजे के बीच में नर्सरी से कक्षा 12वीं के हिंदी माध्यम के अभिभावकों को मीटिंग की है। और आज के संदर्भ में चूंकि आज हमारा आखिरी चरण है और आखिरी पड़ाव है, इसमें हम सीबीएसई के अभिभावकों को आमंत्रित किए हैं, जिसमें कक्षा 12वीं से कक्षा 11वीं के अभिभावकों को सीबीएसई से संबंधित जितनी भी जानकारियां प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया है। न सिर्फ जानकारी बल्कि सुझाव के माध्यम से हम ये भी कोशिश करेंगे कि प्रबंधन हमारे विद्यालय को उस ऊंचाई पर पहुंचाए जिसकी हमेशा आपकी अपेक्षा और आकांक्षा भी रही है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी की स्थिति है, अगर आप अपने पाठ्यक्रम को बच्चे के माध्यम से जानने की कोशिश करें तो ये पाएंगे कि 35% का सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि अभिभावक कम से कम हफ्ते में 2 घंटा का ऐसा समय निकाले जो पालियों से संबंधित, आप अपने पालियों से संस्था के गतिविधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। क्योंकि जहाँ तक ये ऑब्जर्वेशन और अवलोकन का विषय रहा है कि जब हमारे स्कूल के टाइमिंग आप सभी को मालूम है कि आपके पाले लगभग 7:30 बजे विद्यालय आ जाते हैं, लगभग 2 बजे छुट्टी होती है और 2:30 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं। समय दिया, कितना इंटरप्ट किया, माताएं जरूर समय देते रहती, लेकिन ये समस्या उनके लिए है जिनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव, इतने हैप्टिक शेड्यूल है कि अपने पालने के प्रति वो इंटरप्ट ये नहीं कर पाते हैं। ये कभी संभव नहीं हो पाता कि 2 इस अपेक्षा के साथ विद्यालय में हमेशा पाठ्यक्रम नहीं हो रहा है। सीधा सीधा कहने का आशय यह है कि ट्यूशन कभी भी पास होने की गारंटी नहीं होती है। आप अगर किसी बच्चे को ट्यूशन भेज दें तो आपके इस बात के आश्वास के इतने गाइडलाइंस है कि हमेशा हर हफ्ते गाइडलाइंस होते हैं जिसको हम हमेशा छात्रों को बताते हैं। हो सकता है कि कई गाइडलाइंस आपको नहीं भी कराते हैं, उसको आप लोग हटाते हैं, आप ही देख लें, ये सीबीएसई के गाइडलाइंस है। क्योंकि हर अभिभावक को हमेशा हम विद्यालय नहीं बुला सकते, हमारा आपसे संवाद कैसे होगा, यही एक माध्यम बचा हुआ है व्हाट्सएप। देखिए व्हाट्सएप हमारी बाध्यता की मजबूरी थी। लॉकडाउन के पीरियड में हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था कि हम छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाएं। इससे पहले भी 2018-19 में हमने कोशिश की थी कि हम एक डिजिटल माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की एक योजना बनाएं। इसके लिए हमारे हम सभी शिक्षकों को प्रेरित भी किए थे और प्रशिक्षण भी दिए थे कि सभी शिक्षक अपने अपने पाठ्यक्रम को पेन ड्राइव में बनाए और छात्रों को निश्चित होकर पढ़ाने की कोशिश करें। और ये हमारी तैयारी पूरी लॉकडाउन में काम आई। मतलब जो योजना हम बना रहे थे वो योजना मान के चलिए कि शासन का भी अभिन्न हिस्सा बना। शासन
फेस किया। आप सभी को अगर याद होगा, कुछ गार्जियन अगर मेमोरी रिकॉल करें तो आपको याद होगा कि लॉकडाउन के 20 मार्च के बाद से 1 अप्रैल से हमारे ऑनलाइन की क्लासेस प्रारंभ हो गई थी। शासन के विद्यालयों का जुलाई में आदेश आया था कि ऑनलाइन की क्लासेस लें, तब तक हम कम से कम 35 दिन को वर्किंग डेज कंप्लीट कर चुके थे। कहने का आशय ये है कि अगर बाध्यता और कई अभिभावकों के साथ ये हमेशा ही एक समस्या, हमारे पदाधिकारी आपसे बात करके ये बताना चाह रहे थे कि जिन अभिभावकों का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है वो कृपया आप इसमें तुरंत बता दें ताकि हम नए मोबाइल नंबर से आपको कॉन्टेक्ट करें या आपको सूचना देने की कोशिश करें। ये बहुत ही आवश्यक है कि क्योंकि जब तक हमारा संवाद आपको इस दिशा में नहीं चलेगा तब तक हम संस्था की अन्य जानकारी भी आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये इसके लिए अभिभावकों से निवेदन है कि कृपया हमारे जितनी भी बातें हैं उसका गहराई से भी समझेंगे और सुनेंगे, उसका भी पालन नहीं करेंगे। आपको मीटिंग में कुछ एजेंडा बताया गया हो जाएंगे, क्योंकि जब कक्षा 10वीं तक के बच्चे आ गए थे तो हमने ये बात चला था कि हम जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो सबको सीबीएसई में हम ट्रांसफर कर देंगे। स्टेशन के दौरान आपके सामने आएगी और स्टेशन कमेटी ने लगभग आपको ये भी सुझाव दिया था कि सर आप उसको स्विच ओवर ले लीजिए। जब आप स्टेशन करा रहे हैं और सीबीएसई के लिए आप मान्यता ले रहे हैं तो क्यों ना आप नया से करेंगे, हमारा सीबीएसई बोर्ड भी चलेगा, स्टेट बोर्ड भी चलेगा। क्योंकि अधिकांश पालक ये चाहते थे कि हम अपने बच्चे को स्टेट बोर्ड में ही पढ़ाएंगे, सीबीएसई में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम किसी भी अभिभावक को कोई दबाव नहीं डाले थे, लेकिन एक सूचना प्रसारित करते थे कि वो अभिभावक जो अपने बच्चे को सीबीएसई में पढ़वाना चाहते हैं वो अपनी सहमति प्रदान करें। अधिकांश पालक यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी ने अपनी सहमति दी और उसके बाद हमने सीबीएसई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। और शुरुआती दौर में जब हम सीबीएसई का पहला साल चलाए थे तो हमारी दर संख्या लगभग 550 के आसपास थी। हम 500 से सीबीएसई की स्टार्ट किए तो मन में एक निराशा भी थी। हम 500 से सीबीएसई स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ हमारा पूरा स्टेट लगभग 3000 का है। 3000 से चलिए जो हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए और यही हमारा सिचुएशन लेवल का आएगा। संकीर्ण अवस्था हम भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लेके सीबीएसई को करें मेंटेन, क्योंकि इसमें चुनौतियां बहुत ज्यादा है। यथार्थ वो जितना संभव है हम सीबीएसई के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे आपके सहयोग से। इसलिए हमारा स्टेट भी एक तरह से सेटिस्फैक्टरी है। आगे चल हो सकता है कि 1200 या 1300 स्टेट हमारा ऑब्स्टेंट हो जाए, ये आगे की बात होगी, सब प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर इस वर्ष प्रारंभ नहीं हो पाया तो हो सकता है कि अच्छा में आलोचित परिवर्तन हो जाएंगे। आप सभी को मालूम है, जागरूक अभिभावक जानते होंगे कि हमें हो रहा था और 3 महीने में सितंबर में त्रैमासिक परीक्षा होगा। अभी हमने केवल एग्जामिनेशन करने के बाद उसका रिजल्ट भी हमने क्लियर करने की योजना बनानी है। चूंकि हमारे पास एक डिस्कशन का डाटा आ गया है, इसके माध्यम से मैं कम से कम रिजल्ट के बारे में डिस्कशन आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। ये हमारा रिजल्ट का डिस्क्रिप्शन है जिसमें पानी यहाँ पर कक्षा 11 से ज्यादा बैठेंगे। ये संबंधित कक्षाओं का रिजल्ट है जो 50% से लगभग 80% के बीच में आया है। कंपेरेटिवली स्टेट बोर्ड से ये रिजल्ट बहुत ही बेहतर है, लेकिन फिर भी संतोषजनक नहीं है। अगर कक्षा 11 में 50% के रिजल्ट आते हैं तो भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। इस सीबीएसई में जब बच्चे अगर इस मानसिकता के साथ जुड़े हैं और सीबीएसई की करिकुलम को समझ भी दायित्व है। अगर आपके पालने का रिजल्ट बिगड़ता है या किसी प्रकार के रिजल्ट में लेकिन कोई संदेह है तो इसकी योजना कैसे बने, तो इसको भी हमको समझना आवश्यक होगा। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए 11 बजे के बीच हम एक ओपन हाउस रखे हैं जिसमें हम सारे छात्रों की कॉपी आपको शो करेंगे। अभिभावकों से निवेदन होगा कि कृपया 20 अगस्त को आए और ओपन हाउस में उनकी कॉपियों को देखें और समझें कि गलतियां कहाँ हो रही है। वैल्यूएशन का प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट का डिस्कशन भी बन चुका है। उस दिन हम आपको रिजल्ट भी प्रस्तुत कर देंगे और मार्कशीट दे देंगे। सभी अभिभावकों को एक मार्कशीट मिलेगा जिसमें विषय से संबंधित सारे मार्क्स की एंट्री होंगी, लेकिन आप कापियां भी देख पाएंगे। तो कापियों को देखने से आपको गलतियां समझ में आएंगी कि छात्रों में या पालियों में किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, कहाँ गलतियां हैं, किस विषय में गलतियां हैं, कमजोरी कहाँ हुई है। उसके बाद हम एक रणनीति बनाएंगे और बेहतर रिजल्ट की कल्पना करते हुए हम उस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे, फोकस भी करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस रिजल्ट को हम आगे के रिजल्ट में सुधार पाए, आगे की परीक्षा में सुधार पाए। संभवतः ये करेंगे कि ये रिजल्ट जब P2 का आएगा तो इससे बेहतर रिजल्ट आए, ताकि हम तुलना करके ये समझ सके कि हमने जो भी रणनीति आपके साथ बैठ के बनाई है वो कारगर साबित हुआ। तो इसमें आपका भी उत्तरदायित्व है कि कृपया समझे कि गलतियां छात्रों में हो कहाँ रही है।
क्या वो लिखावट में गलतियां हैं, समझने में गलतियां हैं, एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं तो, या फिर आंसर्स को लिख नहीं पाते। हालांकि हमारे शिक्षकों ने लगातार जद्दोजहद करके उसके बाद बताने की कोशिश की कि बच्चों को करना क्या है। हम सीबीएसई के लिए इतने ज्यादा ये कॉन्शियस है और इतने ज्यादा सचेत है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर हफ्ता हम तक सीबीएसई के बच्चों को विशेष पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारियां प्रदान करें। अभिभावकों से चर्चा के दौरान एक बात में और साझा करना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये योजना के तहत कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा है, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए प्रत्येक शनिवार को विषय से संबंधित 2 घंटे का काउंसलिंग सेशन रखा है। इस शनिवार को जो है वो काउंसलिंग सेशन होगा विषय से संबंधित संस्कृत, और हर शनिवार को कक्षा 10वीं के संबंधित जितने भी हमारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स रहेंगे वो छात्रों को सीबीएसई के आने वाले संभावित प्रश्न के बारे में कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे उत्तर लिखना है और कैसे बेहतर करना है, इसकी तैयारी की पूरी जानकारी वो प्रदान करेंगे। और ये पूरे साल भर चलने की प्रक्रिया होगी। इससे यही लाभ होगा कि छात्र कम से कम जो 10 से 12 दिन के क्लासेस करेंगे, जैसे मान लीजिए 6 सब्जेक्ट होते हैं, मुख्य रूप में 6 सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, जिसमें संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज है, साइंस है और मैथमेटिक्स है। अगर पहला शनिवार को हमने संस्कृत को कवर कर लिया है तो हो सकता है कि दूसरा कि जितने भी प्रतिभाशाली छात्र हैं वो सब सीबीएसई में है। अगर हमारा सीबीएसई नहीं होता तो स्टेट बोर्ड के छात्र में यह हमेशा पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय था कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो हमेशा इतने तादाद में मेरे बीच में बच्चे आ रहे हैं। रायपुर में शिक्षा अधिकारी हमेशा चर्चा करते थे कि जितना आदर्श लाभार्थी है क्या और कहाँ पर है और पढ़ाई का क्या इनका इम्पैक्ट इसको जानने की कोशिश करें। लेकिन अभी की स्थिति में ये हुआ बताओ कि जितने भी प्रतिभाशाली छात्र हैं वो सीबीएसई में आ गए, तो हम अभी भी ये सोचते हैं कि कॉम्पिटिशन का दायरा बढ़ गया। अभी तो कॉम्पिटिशन सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुआ करता था, अब कॉम्पिटिशन पूरे हिंदुस्तान में है। हजारों की तादाद में स्कूल है और रायगढ़ में लगभग 29 स्कूल है जो सीबीएसई से संचालित है। तो हमारे छात्र कम से कम अगर रायगढ़ में कम्पीट करते हैं तो 29 स्कूलों के साथ उनका कॉम्पिटिशन है और सबसे मेजर कॉम्पिटिशन हमारा पूरी जिला के साथ ही है। चलिए कोई बात नहीं, पाठ्यक्रम एक ही है, कहीं भी बच्चे पढ़े। अगर सीबीएसई का पाठ्यक्रम चाहे किसी भी संस्था में पढ़ाते, एनसीईआरटी की बुक सबसे अच्छी मानी जाती है और आप सभी को मालूम है कि एनसीईआरटी की बुक ईमानदारी से छात्र पढ़ ले तो मेरे लिस्ट में आ सकता है। अब सवाल यह है कि अगर बच्चे में कैलिबर है तो किसी भी विद्यालय में पढ़ सकता है। अगर हमारे विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि उसमें इतनी क्षमता है कि बाकी उसमें कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट स्वयं पैदा हो जाएगा और बेहतर करने की कोशिश करेगा। और इसी योजना पर हम भी काम करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा विद्यालय सिर्फ विद्यालय नहीं, हम अपने विद्यालय को सिर्फ संस्था स्कूल ही बोलते हैं बल्कि एक रिसर्च सेंटर भी चलाते हैं। रिसर्च सेंटर का अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और कैसा हम अनुसंधान कर सके और अनुसंधान करके हम छात्रों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके बौद्धिक विकास के हिसाब से हम अपना पेडोलॉजी तैयार करते हैं और छात्रों को उसका लाभ मिलता है। हर चीज की जानकारी आपको नहीं पहुंच पाती होगी, लेकिन हमेशा हमारा प्रयास ये रहता है कि हम एक नॉलेज ढंग से एजुकेशन को आगे बढ़ाएं और उसका छात्रों को लाभ मिले। तो कहने का आशय ये अगर बच्चे आते हैं तो हमारे विद्यालय के लिए काफी कुर्बानी करने वाली बात होगी। तो ये आगे की भविष्य की विद्या के हिसाब से जैसे हमारे ऐसी भी कोई स्थितियां बनेगी, हम और उनका पोस्टल एड्रेस और उनका क्वालिफिकेशन ये तमाम की जानकारी एक पेज का था और लास्ट में आप घोषणा करते हुए उसका सिग्नेचर करते हैं। ये जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में सभी क्लास टीचर के पास या तो वापस आ गया है या आ रहा है। अगर इस चीज को पूरा कर सके अभिभावकों से अगर अनुरोध है कि किसी के पास अगर एक्नॉलेजमेंट पेपर नहीं लिया होगा तो आज घर ले ले और घर पे अपने तालुक के माध्यम से निकाल दे ताकि हम अपने जितने भी कार्य है उस कार्य को अपडेट कर एक्नॉलेजमेंट में क्या कर रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र में किस प्रकार का नैसर्गिक गुण है। मेरे कहने का आशय यह है कि अगर मान लीजिए किसी कक्षा में अन्य छात्र हो सकते हैं, दूसरे विधान में बहुत अच्छे हो सकते हैं। कोई हो सकता है कि कल्चरल एक्टिविटी बहुत अच्छा हो, किसी का स्पोर्ट्स बहुत अच्छा हो, किसी का आर्ट क्राफ्ट अच्छा हो सकता है, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन किसी का अच्छा हो सकता है। मतलब हर छात्रों में अलग अलग होता है। ये भी उतना ही फोकस करें जैसे कि हमारे मैडम ने बताया कि साल भर में हम सीबीएसई के छात्रों को किस प्रकार का एक्टिविटी नॉन एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी क्रिएटिविटी है। ये भी एक सीबीएसई का डिटाइस है कि छात्रों को नैसर्गिक गुणों को तलाशने का हमने सारे जितने भी एक्टिविटीज है सबको डिजाइन किया है। एक्टिविटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक एकेडमिक ओरिएंटेड, एक नॉन एकेडमिक ओरिएंटेड। मतलब जो शिक्षा से संबंधित है उस प्रकार की एक्टिविटी अलग रूप से चलती है और नॉन एक्टिविटी जिसमें
क्राफ्ट है, स्पोर्ट्स है या फिर अदर एक्टिविटीज है, ये भी नॉन एक्टिविटीज है। ये हर प्रत्येक शनिवार को होती है। आप सभी को अगर अपने पार्टी से बात करेंगे तो अनिवार्य है इसको, और इसको हमने सर्वे में छुआ तो कई मिस्टेक्स आ गए हैं, लेकिन हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आईडेंटिटी कार्ड मिस्टेक हो गया है, तो आप इसके चिंता होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड सही है। आप रिकॉर्ड से निकाल लीजिए हमारा बाकी फाइल अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो चिंता होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और नेक्स्ट ईयर सारा डिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा। आईडेंटिटी कार्ड सिर्फ आप उसी आधार को बदल रहे हैं तो किसी छात्र का फोटो एकदम से अलग आ गया होगा या फिर क्लास एकदम से अलग आ गया। विद्यालय का एक सोच रहा है कि हम नए विधा को हमेशा ले आए, और अभिभावकों का भी और छात्रों की हमेशा एक मांग है तो अपनी बेसिस से निकाल दी। जब हम पहली बार रिक्वेस्ट प्लेस किए थे तो हमारा जो वेटिंग था वो 20 नंबर पर था, तो धीरे धीरे हर साल वेटिंग आगे बढ़ते जा रहा है। इसमें किसी प्रकार को कोई नहीं सर, जैसे ही एसएससी का अगला पार्ट आएगा आप उसकी क्रमांक आ जाएगा, और उन्होंने एक संभावना व्यक्त की है कि इसी वर्ष आपको वैकेंसी मिलने वाला है। तो पहले बैच में 50 लड़कियों को मिलेगा, जिस तरह हमको एसएससी दिया जाएगा। जैसा आ सकते कि एसएससी का फीडबैक क्या है, कई बार मीटिंग में चर्चाएं नहीं हो पाती कि स्कूल में और क्या क्या चीज होने वाला है। तो ये जुलाई महीने से हमारा पीओ कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें संगीत और योगा जो हम सम्मानता एक्टिविटी चलाते हैं हमारे विद्यालय में संचालित हो चुका है। और अभी तक स्थिति में पिछले 2 साल की स्थिति बताऊं तो पूरे रायगढ़ जिले में हमारा एकमात्र ऐसा विद्यालय रहा है जिसमें 280 छात्र छात्राओं ने स्पोर्ट्स के रूप में अपने प्रतिभाओं का अवलोकन बनाया, मतलब इतने बड़ी तादाद में। तो अभी की स्थिति में भी हमारे छात्र चूंकि जुलाई के दूसरे सप्ताह में कैलेंडर लागू हो गया है, जिसमें स्पोर्ट्स की कई एक्टिविटी प्रारंभ हो गई है, और हमारे सीबीएसई से रिलेटेड भी छात्र छात्रा स्पोर्ट्स में हर विधा में आगे जा रहे हैं। और अभी के डाटा के हिसाब से मैं अगर योगा की बात करूँ तो योगा में 13 छात्र का मेरा आखिरी प्रयास मतलब आखिरी फेज था, जिसमें योगा के क्षेत्र में रायगढ़ जिले में सिर्फ 13 बच्चे हमारे विद्यालय से ही सेलेक्ट हुए हैं। बाकी विद्यालय में कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कुछ ब्लॉक लेवल पर, कुछ जो प्रति बार में लगभग 32 बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। ये हमारे लिए एक स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन था जोन लेवल में। ये लगातार हमारे जो एक्टिविटीज आगे बढ़ रही है वो अलग अलग विधा में जो डिस्क्रिप्शन आपकी लेता हूँ और जो लेवल तक पहुँच चुके हैं, ये हमारे संस्था के लिए काफी उस अनुपात में ये वाकई गौरव की बात है जो किसी भी विद्यालय के लिए ये प्राप्ति करने की बात होती है। ये तभी संभव है जब आपका सहयोग मिलता है और आप अपने छात्रों को अपने कार्यों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। विद्यालय अपनी योजना तभी सफल कर पाएगा जब तक आपका सपोर्ट या आपका कॉपरेशन रहेगा। हमेशा ही इसमें हो सकता है कि अधिकांश अभिभावक इस विषय पर आते रहे, इसलिए हमेशा ही अनुरोध करता है और हमेशा ही आपको देखना और प्रस्तुत है आपके समझ। इसमें आप देख पा रहे हैं कक्षा ठीक है, अभी भी इतनी धनराशि पेंडिंग है, इसमें अधिकांश अभिभावक ऐसे हो सकते हैं जिसका फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने बहुत समर्थ है तो हम उनको ये भी सुझा देते कि आप अपने सुविधा से हर महीने आंशिक भुगतान करें ताकि किसी प्रकार का कोई वित्तीय समस्या न आए, वित्तीय अधिभार न आए। आपके खर्चे में आपका मैनेजमेंट होता है, आप अपने खर्चों को उस हिसाब से मैनेज करते हैं। जैसे आपके मेजर खर्चे में कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार, किसी का बर्थ सेरेमनी, किसी का घर का खर्चा, राशन का खर्चा, बिजली बिल का, पेपर का, यूथ का, और आप अगर किसी मतलब आपके पास कोई काम करने वाला है उसका, कोई ड्राइवर का, फ्यूल का, मतलब हर व्यक्ति के घर में खर्चे को मैनेजमेंट करने का एक तरीका होता है। अगर किसी की आमदनी 100 रुपया है तो कम से कम वो इतना मैनेज कर लेता है कि 90 रुपया खर्च करे तो 10 रुपये बचे। मतलब हर व्यक्ति अपने घर को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट का तरीका अपनाता है। ये हर के साथ लागू होता है, लेकिन ये बहुत ही विरोधाभास है कि मैनेजमेंट में या घर के खर्चे में जब किसी कार्य की बात होती है, जो कि आपसे लेकर चर्चा हो रही है, तो 2 महत्वपूर्ण चीज होते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया आप अपने बजट में शिक्षा को भी उतनी ही प्राथमिकता दें जितने 30 त्योहारों को देते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके बच्चे के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि अगर आपकी अभी का जो प्रियोरिटी है शिक्षा और स्वास्थ्य अगर नहीं रहेगी, अन्य खर्च में जाएंगे, तो कहीं न कहीं एक मापदंड है जो प्रश्नवाचक चिन्ह बन के उभरता है। मैं इस विषय पर हर अभिभावक को बताना ये बेहतर ही नहीं कि हर अभिभावक समझ रहा है।
हर अभिभावक की उनके कुशल मैनेजमेंट है और वो जानता है कि मेरे को अपने खर्चे को किस रूप में, कितना अनुपात में, किस मद में देना है। मेरा सिर्फ आगे को अर्न करते हैं बच्चे को भविष्य के सुनहरे भविष्य के तलाश के लिए एक अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। और ये आपका पुनः मेरा साधुवाद है कि आप हमारे विद्यालय का चुनाव किए हैं। आपका चुनाव एकदम सही है, क्योंकि आप अगर तुलना कर पाए और उन्हीं जनरल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की दूसरी स्कूल से अगर तुलना करेंगे तो हम आंशिक रूप से उससे कम से कम फीस के मामले में, शुल्क के मामले में कम है, लेकिन क्वालिटी के मामले में दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हम कम से कम उससे एक स्टेप आगे ही होंगे। क्योंकि जिस हिसाब से पेडागॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से हम शिक्षक को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिस प्रकार के हम शिक्षक को हम अपॉइंट कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस ये रहता है कि सीधा सीधा छात्रों को सीबीएसई का लाभ मिले। जब इतना कुछ उत्तरदायित्व तो हम ले रहे हैं तो हम भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका उत्तरदायित्व भी उसी रूप में हमको मिलता रहे। ये बहुत ही जायज है, क्योंकि जब तक सहयोग आपसे नहीं मिलेगा तब तक हम विद्यालय का विकास नहीं कर पाएंगे। हर चीज वित्तीय सहयोग से जुड़ा हुआ है, चाहे शिक्षकों का वेतन हो या विद्यालयों में कोई परचेसिंग हो, लाइब्रेरी का व्यवस्था हो, या फिर किसी प्रकार के निर्माण की बात हो, किसी प्रकार के विज्ञान की सामग्री की परचेस की बात हो, किसी प्रकार का खेल का इक्विपमेंट्स खरीदना हो, किसी प्रकार का लैब का सामान खरीदना हो, किसी प्रकार के एक्टिविटीज की चीज हो, या किसी प्रकार का टीचिंग एड्स की बात हो, ये तमाम चीज हमेशा वित्तीय सहायता से जुड़ी रहती है। और ये तभी संभव हो पाता है जब आपका कॉपरेशन मिलता है। तो मेरा आप सभी अभिभावकों से कृपया अपेक्षा है कि कृपया इस विषय पर भी आप संवेदनशील रहिए और अपने बजट में शिक्षा को एक अहम हिस्सा दीजिए और समय समय पर आप भुगतान करते रहें, ताकि हमारे विद्यालय का शिक्षकों का भी वेतन मिलता रहे और विद्यालय के जितने भी साधन संसाधन है और जितने भी उपकरण है, उस उपकरण को हम समय पर परचेस करके आपके छात्रों के हित के लिए, आपके छात्रों के बौद्धिक विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए हम उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहे। ये कॉपरेशन है, एक तरह से आपसे सहयोग की अपेक्षा है। हर एक मीटिंग में बताया जाता है, मेरे कक्षा शिक्षकों के माध्यम से आपसे निवेदन किया जाता है और आप अधिकांश सभी पालक यहाँ समझदार हैं, चीजों को समझते हैं, इसलिए आपसे सहयोग की हमेशा अपेक्षा है। ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत है, ये प्रथम किस्त के हैं। अगर द्वितीय किस्त के आंकड़े दिखाते तो ये आंकड़े लाखों में चले जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि कृपया इस किस्त का भुगतान करने के विभिन्न कक्षाओं से संबंधित है, नर्सरी से कक्षा विद्यालयों के जो सारे पालक यहाँ पर बैठे हुए हैं। पाठ्यक्रम क्या है, इसको भी परचेस करके अपने पालक को दे दे तो उनको पढ़ने के लिए एक स्पेशल कोर्स बनाए जिसमें उन प्रश्नों का समावेश हो जो उनके विषय कोर्स में नहीं है। वो जो दूसरे विषय को फॉलो करते हैं कि पिछले 2 साल से जो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो ये जो प्रैक्टिसिंग है, ये अभ्यास का चीज है, वो अभ्यास निरंतर होना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो भी संभावित परीक्षा है सब लिखित होनी है, ये सभी को पता है। इसलिए ये स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी आपके सहयोग की अपेक्षा है। हाल सेकेंडरी छात्रों में इस प्रकार का बदलाव क्यों आ रहा है? क्या इसके पीछे का कारण ये है कि वो गंभीर नहीं है या फिर पढ़ाई के विषय में वो ज्यादा संवेदनशील नहीं है? पढ़ाई की अभी की स्थिति में उनका कॉम्पिटिशन से 29 विद्यालयों से नहीं है, पढ़ाई और हमारा हम दोनों मिलकर जिसकी हमेशा अपेक्षा है और आकांक्षा है आपने के लिए और हम भी प्रयास करते हैं। सभी अभिभावक मेरी सारी बातों को ध्यान से सुने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि आने वाले समय में आपका सहयोग मिलता रहेगा और एक बेहतर वातावरण में हम विद्यालय को पुनः उसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे और छात्रों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। आप सभी अभिभावकों का बहुत बहुत सारे गार्जियन जिनको कोई मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा थी या कोई कंप्लेन था या कोई सुझाव देना था, एडवाइस करना था, वो भी आपको बड़ी अपना संभव रखना। और निश्चित तौर पर ये हम लोगों का प्रयास लगातार जारी रहता है। तो हमको ग्रास रूट की जानकारी होती है, नीचे में चल क्या है। अभी मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, हमने टीचर्स का लगातार एक प्राइमरी सेक्शन का अलग, जूनियर क्लास, हमारे यहाँ टीचर्स की सैलरी भी बहुत अच्छी सैलरी है, मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों से चर्चा करने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि अगर कहीं कुछ कमी है वो हमारे सामने में आ जाए और गार्जियन के थ्रू ज्यादा बेहतर आ सकता है।
तो उसी आधार पर हम जहां जहां और वो कमी रहती है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। अब जैसे क्या नाम है P1 एग्जाम, मैं एक P1 एग्जाम के बारे में आप लोगों को कॉमन चर्चा करना चाहता हूँ। P1 एग्जाम के रिजल्ट को आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि हमारे यहाँ 15 जून नहीं 1 अप्रैल से हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हो गई। कब से? 1 अप्रैल। वो P1 के एग्जाम में मुझको क्या है, वो 25 जून को किया है और अभी तक आ रहे हैं। कल ही मैंने सर लोगों को कहा था कि जो ज्वाइन नहीं किया उनको क्लासेस कर सकते हैं, उनके गार्जियन को उससे तो फोन तक नहीं उठाएंगे और अचानक सितंबर में आ जाएंगे और बोलेंगे कि एक तो कुछ पुराने और उसके लिए सर को पर्सनली देंगे। एक ये भी क्लास 3 के बारे में आया है कि हददार की पड़ती है, इसको मान करके चलिए आप पहले से आपके बच्चे 2 सेक्टर में बैठे, कहीं से कोई नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और सुधार रहे हैं। ग्रामर पर भी चर्चा हुई है। मान के चलता हूं कि इंग्लिश का बेस ग्रामर ही होता है, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छे से समझाने का और टेक्निकल तरीके से भी बच्चों को अच्छे से समझ में आए। अब निरंतर टीचर्स की काउंसलिंग करते रहेंगे और करके सारी चीजों को डीप तौर पर समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए भी अपन है कि क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके CBSE को हमारे स्कूल में लेकर के आया है और एक मान करके चलिए 30 कि वो मेरे ख्याल से नर्सरी में 18 और 12 में 30,000 18,000 से 30,000 के बीच के 30 में टोटल ईयरली CBSE का स्कूल चलाना 12 तक मतलब असंभव, बहुत कठिन काम है और इस कठिन काम को हम अंजाम दे रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि CBSE के बुक्स, CBSE का क्वेश्चन पेपर, CBSE का स्तर, CBSE की टाइमिंग वो इतना बड़ा रहता है कि उसको थोड़ा सा आप लोगों को भी सपोर्ट करेंगे। अच्छे स्कूल से जो आ रहे हैं पढ़ करके तो वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, टीचर्स को देखेंगे वो तो उनके लाइब्रेरी के उसी नाम का पुस्तक नहीं मिलता है। लेकिन आपके बच्चे हैं तो थोड़ा सा आपको उसको घर में वॉच करना होगा और बिहेवियर को भी वॉच करना होगा। बच्चे को अगर ज्यादा कठिन लग रहा है तो आकर के बिल्कुल अभी कोई दिक्कत नहीं है। हर पेरेंट्स मीटिंग में कंपल्सरी आए, जब टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होगा तो संबंधित टीचर को ले जाकर के आप दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पर दिक्कत है। अब तो हम क्रॉस चेकिंग भी करवा रहे हैं। निश्चित तौर पर 9, 10, 11 का रिजल्ट बात करें, टीचर से करें, प्रिंसिपल से करें, कोई दिक्कत नहीं और थोड़ी सी और भी करवा रहे हैं। ये बात आपको खुद समझना होगा। कोविड में बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं लगभग 3 साल। सबकी बातों को, हमारी बातों को ध्यानपूर्वक आप सबने सुना, मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ और इतना कहकर अपनी बात भी समाप्त करता हूँ। आप